पंकज शर्मा, उज्जैन संभाग से। आज अध्याय 6 में त्रिभुज में समरूपता क्या होती है उस पर चर्चा करूँगा। मैं ये चीज़ बेसिक से आपके बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले हम समरूपता के बारे में समझेंगे। ये भी आ रहे होंगे ना। समरूप क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपके बीच में रखना चाहूँगा। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। पुनः एक बार मैं इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। एक आकार और एक आमाप। छात्रा को आमाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइज। आकार को हम क्या कहते हैं? शेप। तो यहां पर दो वर्ग हमने लिए हैं। एक 4 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो 4 सेंटीमीटर चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की। एक हमने वर्ग लिया है 3 सेंटीमीटर का। हमें बच्चों को यह बताना है कि अगर हम इन दोनों आकृतियों पर ध्यान से देखते हैं तो इनके आकार तो दोनों के समान हैं, लेकिन इनकी साइज मतलब इनका आमाप अलग अलग है। यहां आमाप 4 सेंटीमीटर है और यहां आमाप 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो हमने समरूप की परिभाषा बताई कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। इनके आकार समान है लेकिन इनकी साइज दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण अगर हम लेते हैं तो यहां हमने दो वृत्त लिए हैं। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक वृत्त 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। दोनों के आकार अगर बच्चों से पूछते हैं या छात्र छात्राओं से पूछते हैं तो निश्चित रूप से वे इनको देखकर ये बताएंगे कि इन दोनों के आकार तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी साइज अलग अलग है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। निश्चित रूप से बच्चे उस परिभाषा के आधार पर पुनः इन दोनों को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। कल जब हम सर्वांग समता पे चर्चा कर रहे थे तो हमने सर्वांग समता में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सर्वांग समता में सभी अंग कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन समरूपता में आकार समान होता है और आमाप अर्थात साइज अलग अलग होती है, तो वो समरूप कहलाता है। त्रिभुजों की समरूपता को समझने से पहले हम बहुभुज की समरूपता पर विचार करेंगे कि बहुभुज आकृतियां किस प्रकार से समरूप होती है। यहां मैं आपको दो आकृतियां दिखा रहा हूं। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। हम जैसा कि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यहां एक बहुभुज और है 6 सेंटीमीटर वाला एक समचतुर्भुज है। ये यहां पर 6 सेंटीमीटर वाला एक समचतुर्भुज है।
क्या ये दोनों समरूप होंगे, इस पर हमें चर्चा करनी होगी। यहां 4 सेंटीमीटर वाला बहुभुज है और यहां 6 सेंटीमीटर वाला बहुभुज है। समरूप बहुभुज की समरूपता के लिए हम जानते हैं कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाएं का, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तथा उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो। यहां पर अगर संगत भुजाओं की चर्चा करते हैं तो अगर ये भुजा लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, एक भुजा ये लेते हैं और एक भुजा यहां पर, ये सपोज ये ए बी है, ए और बी है, और यहां पर ए और बी ये है, ए और बी ये है, और यहां पर ए और बी ये है। तो अगर ये भुजा लेते हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो 4/6, ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये भुजा लेते हैं यहां पर, तो CD भुजा के संगत हमने ये भुजा ली तो 4/6, BD भुजा के संगत भी हमने ये भुजा ली तो 4/6। लेकिन हम बहुभुजों की समरूपता में ये जानते हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, साथ साथ में संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन इसमें संगत कोण अगर वर्ग में देखते हैं तो हम जानते हैं कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन एक समचतुर्भुज में कोण 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। पुनः हम छात्र छात्राओं को इन दोनों आकृतियों को गौर करवाएंगे। यहां पर एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर वाला, यहां पर एक अन्य वर्ग है 5 सेंटीमीटर वाला। इन दोनों ही वर्ग में अगर हम, गड़बड़ हो रहा है, से पहले हम बहुभुज की समरूपता पर चर्चा करेंगे। बहुभुज की समरूपता के लिए मैं कुछ बात पहले आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दो बहुभुज ले रहे हैं जिसमें से एक बहुभुज वर्ग के रूप में है जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है। एक अन्य बहुभुज लिया है हमने PQRS जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर की। ये दोनों बहुभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे ये हमें उस परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होगा। परिभाषा, बहुभुज की परिभाषा हमने क्या की थी कि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो यहां हम देखेंगे संगत भुजाएं, अगर AB के संगत हम यहां पर PQ, AB के संगत क्या लिया हमने PQ,
तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो AB 4/6, तो 4/6 AB/PQ इक्वल टू 4/6। तो यहां पर कितना प्राप्त हुआ? 2/3। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। ठीक इसी प्रकार से अगर BC के बटे में हम QR लेते हैं तो वो भी 4/6 प्राप्त होगा इसी प्रकार से, और उससे काटने पर भी 2/3 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम CD के संगत SR को लेते हैं तो 4/6, तो भी 2/3 प्राप्त होगा। और AD के बटे में अगर PS लेते हैं तो भी 4/6 प्राप्त होगा, उस काटने पर भी हमें 2/3 प्राप्त होगा। तो यहाँ एक कंडीशन, एक स्थिति तो लागू हो रही है कि संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो चारों भुजाओं का अनुपात हमें 2/3, 2/3, 2/3 प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब इनके संगत कोणों पर विचार करते हैं तो कोण A यहाँ स्पष्ट रूप से 90 डिग्री का है, और ऐसे भी हम जानते हैं कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यही अगर हम इस बहुभुज पर इन कोण पर चर्चा करते हैं तो कोण P यहाँ पर 90 डिग्री का स्पष्ट रूप से नहीं है। ये हम छात्र छात्राओं को चांदे की सहायता से भी मापकर बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं कि ये कोण 90 का है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ कोण B 90 का है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ कोण C, यहाँ पर कोण R, इसी प्रकार यहाँ पर कोण D 90 का, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। तो एक स्थिति लागू हो रही है, एक स्थिति लागू नहीं हो रही है। तब हम स्पष्ट रूप से बहुभुज की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप नहीं हैं। एक अन्य उदाहरण हम और लेते हैं। यहाँ पर भी हमने दो बहुभुज लिए हैं, जिसमें से एक बहुभुज 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक अन्य बहुभुज लिया जिसमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजाओं का एक वर्ग है। छात्र छात्राओं को फिर पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और संगत कोण बराबर हो तो बहुभुज समरूप होंगे। यहां A, B, C और D, P, Q, R और S। अगर हम AB संगत भुजाएं अगर यहां हमने AB लिया तो इस AB के संगत भुजाएं क्या होगी? PQ। तो AB बटे PQ AB बटे PQ 4/5। यहां हमने AB बटे PQ संगत भुजाएं का अनुपात लिया, 4/5 हुआ। ठीक इसी प्रकार BC बटे QR
पीसी कितना है 4 है, क्यूआर कितना है 5। ठीक इसी प्रकार से CD बटे SR, CD 4 है, SR 5 है। और AD बटे PS, AD 4 है और PS 5 है। दोनों ही बहुभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। देखिए 4/5 यहाँ भी प्राप्त हुआ, 4/5 यहाँ भी प्राप्त हुआ, 4/5 यहाँ भी प्राप्त हुआ, 4/5 यहीं प्राप्त हुआ। बहुभुज की परिभाषा क्या है, पुनः एक बार छात्र छात्रों के बीच में मैं दोहराना चाहूंगा कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए तथा संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब इस दोनों आकृतियों को ध्यान से देखते हैं। चूंकि यह भी चारों भुजाएं समान है तो एक वर्ग है, इसमें भी चारों भुजाएं समान है तो यह भी एक वर्ग है, और हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जब यहां हम दोनों आकृतियों को गौर से देखते हैं तो कोण A बराबर कोण P, संगत कोण, ध्यान दीजिए संगत कोण, आपको यह ध्यान देना है संगत कोण। अगर कोण A लिया तो इसके संगत कोण P, कोण, और ये कोण A बराबर कोण P बराबर कितना हो गया 90। अब कोण B बराबर कोण Q बराबर भी कितना है 90। ठीक इसी प्रकार से कोण D बराबर कोण S, ये भी 90 डिग्री है, और कोण C बराबर कोण R, ये भी 90 डिग्री का है। तो यहां बहुभुज की परिभाषा दोनों आकृतियों पर लागू हो रही है, दोनों ही शर्तें लागू हो रही है बहुभुज की समरूपता के लिए कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और संगत कोण बराबर हो, तो ऐसी बहुभुज आकृतियां समरूप होती है। तो स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है और उनके संगत कोण भी बराबर हैं। इसलिए ये दोनों आकृतियां बहुभुज की, ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएगी। त्रिभुजों की समरूपता पर चर्चा करने से पहले मैं यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, वो समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट को बताऊंगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी छात्र छात्राओं को इस स्टेटमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। पुनः एक बार स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज ए बी सी में हमने भुजा बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींची।
तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या दिया गया है? एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है, ये हमें दिया गया है। पुनः मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा क्या सिद्ध करना है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। डायग्राम में देखिए आप, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके लिए हम रचना करते हैं। B और E तथा C और D को मिलाया है। देखिए, B से E को मिलाया, C से D को मिलाया तथा DM लंबवत AC, ध्यान देने वाली बात है, DM लंबवत AC एवं EN लंबवत AB, EN लंबवत AB खींचा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि ADE का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ अपन देखेंगे ADE आधार हमने यहाँ क्या लिया? AD, क्योंकि अभी हम एक ही ओर के दोनों त्रिभुज लेंगे, ADE और BDE। तो यहाँ पर इस आधार के दोनों त्रिभुज लेंगे हम, तो ADE। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना हुआ यहाँ पर? AD, और ऊंचाई कितनी है? EN, क्योंकि हमने इसके ऊपर ये EN लंबवत डाला इस आधार पर, तो इसलिए इसकी ऊंचाई क्या होगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई EN। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्र BDE देखिए, BDE इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र वही होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन यहां आधार क्या है? DB इंटू ऊंचाई EN। कई बार छात्र छात्राओं को यह कंफ्यूजन रहता है कि हम त्रिभुज तो BDE ले रहे हैं, लेकिन ऊंचाई में हमने EN लिया, ये क्यों? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार से कोई त्रिभुज की आकृति हो, अगर उसकी ऊंचाई निकालनी हो BDE और इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो, तो उसका सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपनी आधार रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएं और उस त्रिभुज के शीर्ष से उस पर लंब डालें। तो यहाँ देखिए, आप गौर कीजिए, BDE, हम इस BD को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम इसकी ऊंचाई यहाँ पर क्या मिलती है हमें? EN। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शीर्ष लंब है, हमने इस त्रिभुज के शीर्ष से लंब डाला है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी बच्चों को समझना, सभी छात्र छात्राओं को समझना आना जरूरी है। क्या बात बता रहा हूं मैं आपको? BDE, इस BDE की अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमने इस BD आधार को थोड़ा आगे बढ़ाया और उस पे
हमने त्रिभुज के एक शीर्ष से उस पर लंब डाला, तो ये शीर्ष लंब हुआ, इसीलिए हमने इस त्रिभुज BDE की ऊंचाई क्या ली है, EN। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ EN क्यों लिया। इसी प्रकार से अब हम इधर की भुजा इस त्रिभुज की इस आधार पर बने दो त्रिभुजों को लेते हैं। तो एक त्रिभुज तो हम ADE लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे हम DEC। ये इस आधार के दोनों ओर के हमने त्रिभुज लिए। देखिए ADE, तो इसमें ये आधार आ गया, और DEC तो ये आधार आ गया। तो हम इस ओर के दोनों आधार के दोनों त्रिभुज लेंगे। तो क्षेत्र DEC अगर निकालना है, DEC, तो फॉर्मूला पुनः 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां पर आधार कौन सा है DEC का, EC आधार है, इंटू ऊंचाई क्या है, DM। छात्र छात्राओं को पुनः कंफ्यूजन हो सकता है कि DEC त्रिभुज ये रहा, लेकिन ऊंचाई हमने ये प्राप्त की, DM ये ऊंचाई ली। तो पुनः हमें बच्चों को यही समझाना है कि हमने आधार रेखा को, अगर ऊंचाई प्राप्त करना है तो हमने आधार रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इस त्रिभुज के शीर्ष से हम इस पर लंब डाल देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगी, वो उस त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसलिए हमने इस DEC में ऊंचाई कितनी ली, DM ली। अब हम इनका अनुपात निकालते हैं। क्षेत्र ADE, क्षेत्र BDE, जिसे हम एरिया AR मतलब एरिया ADE बटे एरिया BDE। तो एरिया ADE आप निकाल चुके हैं, 1/2 AD इंटू EN हमने लिख दिया। हम BDE भी निकाल चुके हैं, 1/2 DB इंटू EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमें AD बटे DB प्राप्त होगा। ये हुआ समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से हम एरिया ADE, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहां ADE में हम इस ओर के आधार को ले रहे हैं, इसलिए इसको 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लेते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2 AE इंटू DM। हमने उसमें 1/2 AD इंटू EN लिया था, और यहां ऊंचाई हमने क्या ली, DM, क्योंकि हमारा आधार किस आधार के ओर पर बने त्रिभुज को हम ले रहे हैं, इस आधार पर बने दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। तो 1/2 AE इंटू DM, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई निकाल चुके हैं हम। यहां पर देखिए EC इंटू DM, तो EC इंटू DM हमने यहां भी लिख दिया, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 EC गुणित DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा AE बटे EC। ये हुआ समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि एक ही आधार D तथा समांतर रेखा BC और DE, समांतर रेखा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। कौन से दो त्रिभुज हैं इन दो समांतर रेखाओं के बीच में, BDE और CDE। यहां पर हम क्लास 9th में हम एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, उस प्रमेय का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। वो प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि ये क्षेत्र BDE और क्षेत्र DEC ये बराबर क्यों हुए। तो उस प्रमेय के लिए मैं यहाँ पर मैंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करवाया है और आपको सभी को नोट करना है
कि एक ही आधार, गौर कीजिएगा, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये क्लास 9th में हम इस प्रमेय को पढ़ चुके हैं। एक ही आधार से क्या तात्पर्य, इधर यहां पर इस चित्र में हम अगर ध्यान से देखें तो BDE, तो BDE के लिए भी आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, DE, और DEC, इसमें भी आधार क्या है, D। तो उस प्रमेय के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं, यहां पर समांतर रेखा ये डी किसके समांतर है, BC के बीच बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये उस प्रमेय से स्पष्ट है। अब चूंकि ये दोनों ही समांतर रेखा हैं, तो इन दोनों के, उस प्रमेय के आधार पर स्पष्ट है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट होगा, ये बच्चों को हमें समझाना होगा बार बार कि अगर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक अन्य भुजा खींची हुई हो और उन दोनों भुजाओं के बीच में यदि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हों तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उस प्रमेय के आधार पर ही हम यहाँ पर क्षेत्र BDE या एरिया BDE बराबर एरिया DEC लिख दिया है। अब समीकरण 2 से एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE बराबर AE बटे EC। समीकरण 2 से एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC, तो अब हम इस एरिया ऑफ DEC की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC। तो यहां DEC की जगह हम एरिया ऑफ BDE लिख देंगे। तो हम समीकरण नंबर 2 में एरिया ऑफ DEC की जगह एरिया ऑफ BDE लिखते हैं। इससे हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है, AE बटे EC। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये समीकरण नंबर 3 है। 1 और 3 से स्पष्ट है। पहले 1 और 3 देखिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर क्या है, AD बटे DE। और यहाँ एरिया ऑफ ADE और अपॉन एरिया ऑफ BDE बराबर क्या है, AE बटे EC। तो समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट है कि ये भी एरिया ऑफ ADE बटे BDE है, ये भी एरिया ऑफ ADE बटे BDE है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो निश्चित रूप से ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होगी। इसलिए समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट है कि AD बटे अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC इति सिद्धम। पुनः मैं स्टेटमेंट दोहराना चाहूंगा। क्या सिद्ध किया है हमने कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें सिद्ध करना था इस थ्योरम में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, जो कि हमने सिद्ध किया। AD बटे DB बराबर AE बटे EC इति सिद्ध। कोण B और कोण E, कोण B यहाँ 60 डिग्री का है, कोण E भी यहाँ पर 60 डिग्री का है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ कोण C 60 डिग्री का है और कोण F 60 डिग्री का है। समरूपता की कसौटी क्या कहती है हमें, कोण समरूपता की कसौटी से हम क्या जानते हैं,
कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो यहाँ सभी संगत कोण बराबर है। कोण ए के संगत कोण कोण डी है जो कि 60 डिग्री के हैं, यहाँ भी 60 डिग्री का है। कोण बी के संगत कोण ई है, कोण बी भी 60 डिग्री का है, कोण ई भी 60 डिग्री का है। कोण सी के संगत कोण एफ है, यह भी 60 डिग्री का है। तो इनके संगत कोण, तीनों ही संगत कोण आपस में बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो कोण कोण समरूपता से इनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी, अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे? समरूप त्रिभुज रहेंगे। ये कोण कोण समरूपता से स्पष्ट है। त्रिभुज की अगली समरूपता की कसौटी में हम कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी पढ़ते हैं। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी छात्र छात्राओं को इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कोण कोण समरूपता कहलाती है। आगे समरूपता की कसौटी में भुजा 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। भुजा भुजा समरूपता क्या बता रही है हमें? भुजा 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 समरूपता क्या बता रही है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तो बोली। आकृति में देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ एक त्रिभुज है। क्या बताया गया हमें? हम क्या समझा रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजा से क्या तात्पर्य? यहाँ देखिए आप आकृति में कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, डी एफ एक त्रिभुज है, तो ये ए बी के जो संगत भुजा है वो क्या है? डी ई है। ए सी के संगत भुजा डी एफ है और बी सी के संगत भुजा ई एफ है। अगर हम इन संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं क्रमशः ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे ई एफ, तो तीनों भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो संगत भुजाओं का अनुपात, अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात एक ही आता है, एक ही आने से तात्पर्य है कि उनके मान एक ही आते हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन शर्त यह है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब उनके अनुपात का जो भी मान हो वो बराबर होना चाहिए। अर्थात ए बी बटे डी, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। अगर ये एक ही अनुपात में आते हैं तो निश्चित रूप से उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ के। भुजा कोण भुजा
समरूपता की एक कसौटी और क्या है? भुजा कोण भुजा समरूपता। इसे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कहते हैं इंग्लिश में। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हमें क्या पता चलता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की एक कसौटी और है, त्रिभुज की समरूपता की एक कसौटी और है जिसे हम RH समरूपता कहते हैं। RH समरूपता क्या कहती है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RH समरूपता की कसौटी कहा जाता है। पुनः दोहराना चाहूंगा, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RH समरूपता की कसौटी कहा जाता है। इसे हम दो समकोण त्रिभुज की आकृतियों से भी समझेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज लिया, DEF एक समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज से हम भलीभांति परिचित हैं। आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। यहाँ कोण भी 90 डिग्री का है। त्रिभुज DEF में भी कोण 90 डिग्री का है। जो RH समरूपता पर मैं आपको समझा रहा था, उस RH समरूपता क्या बताती है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो यहाँ कर्ण क्या है? AC। DEF में कोण E 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो यहाँ कर्ण क्या है? DF। तो एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो कर्ण, ये दोनों कर्ण की जो भुजाएं हैं AC कर्ण और DF, ये इनकी भुजाओं का अनुपात AC बटे DF तथा एक भुजा कौन सी, चाहे हम BC और FE लें या AB या DE लें, ये BC बटे FE इनका अनुपात और दोनों कर्ण AC बटे DF का अनुपात अगर समानुपाती होता है तो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। RH समरूपता कहते हैं। मतलब RH समरूपता के लिए हमें कंडीशंस पर फिर ध्यान देना होगा कि यदि दो अंत में मैं दोहराना चाहूँगा, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अर्थात समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं।
हमने त्रिभुज के अध्याय में 6 समरूप और सर्वांग समता पर चर्चा की। अंत में पुनः मैं ये महत्वपूर्ण बात दोहराना चाहूँगा कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अर्थात समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। इस अध्याय 6 में हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जो कि अध्याय के सभी प्रमेय और प्रश्नों के लिए बहुत आवश्यक था कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। तो समरूपता के आधार पर ही हमें इस अध्याय के सभी प्रमेय को करना है और सवालों को हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं प्रभाकर शर्मा, उज्जैन संभाग से बहुत बहुत धन्यवाद।